सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसका जो मेन मोटिव क्या है टॉपिक का, इसका मतलब ये है यदि आपका किसी एक प्लेस पर, हम पहले बात करते हैं ऑफ फोर्स के बारे में। यदि कोई मेरा एक पॉइंट के पी पॉइंट है, इस पॉइंट पी पर एक साथ बहुत सारे फोर्स काम कर रहे हैं। मान लो इस पर एक फोर्स आपका इधर लग रहा है F1, एक इधर लग रहा है F2, इधर लग रहा है आपका F3, ये आपका लग रहा है मान लो F4। ऐसे इस पर करते करते मान लो आपके n फोर्स लग रहे हैं। एक पॉइंट P है, इस पर आपके फोर्स लग रहे हैं कितने, n फोर्स। तो अब इस पॉइंट P पर कुल कितना फोर्स लग रहा है, सबका मुझे अगर टोटल निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, सबको ऐड कर दूंगा एक साथ। लेकिन फोर्स जो क्वांटिटी है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो पॉइंट P जो आपका ये वाला पॉइंट P है, इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा, वो नेट फोर्स जो होगा वो इन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। सबका कैसा होगा, वेक्टर सम। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए हमको वेक्टर सम आना जरूरी है। क्योंकि जो फोर्स आपका है वो किसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो किसी पॉइंट पर यदि उस पर एक साथ कई सारे फोर्स लग रहे हैं और सबको आपको जोड़ना है, तो आप सिंपल सम नहीं करेंगे, आप करेंगे उनका वेक्टर सम। वेक्टर सम करने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। पढ़ा है हमने, वेक्टर के चैप्टर पढ़ा होगा। तो वो कहता है यदि आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर P है और एक वेक्टर के पास Q है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वेक्टर के सम को बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं, टोटल। तो अब इसको यदि आप कन्वर्ट कर देते हो एक पैरेललोग्राम में, तो इसका जो डायगोनल होगा वो इन दोनों वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट करता है। ये है आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। वहां पढ़ते हैं कि इस R वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ थीटा होता है, जिसमें थीटा का मतलब ये है इन वेक्टर P और Q के बीच का एंगल। ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, सन हो रहा है। R का मतलब क्या है, इन दोनों का वेक्टर सम। ये दो डंडे लगा दिए मैंने, इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड। P और Q वेक्टर के जो सम है, इसका ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। डिपेंड किस बात पे करता है, P के मैग्नीट्यूड पर, Q के मैग्नीट्यूड पर और उन दोनों P और Q के बीच के एंगल के कॉस पर। इसमें ये समस्या है कि ये एक बार में दो को ही ऐड कर सकता है, और हमारे पास इसमें आपके 5 6 कितने फोर्स हो सकते हैं, उन सबको ऐड करेंगे हम। लेकिन हमें 4 अगर ऐड करने हैं बाय चांस, हम पहले क्या करेंगे, दो दो को बनाएंगे पेयर, उसके बाद फिर जोड़ेंगे। जैसे तुमसे मैं कहूं कि 2 + 3 - 4 + 5 को ऐड करिए, तो पहले आप इसको जोड़ देंगे, फिर आप 5 को और 4 को जोड़ देंगे, इसको इसको जोड़ देंगे आप। ठीक, तो ये ऐसे चलता है आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। दो दो को जोड़ते जाओ, फिर बनाओ दो का पेयर, आगे बढ़ जाओ। तो ये जो तरीका है किसी पॉइंट P पर नेट फोर्स निकालने के लिए सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर देना, ये क्या कहलाता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स। अब हमें यही देखना है, दो पार्टिकल्स के बीच लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला जान चुके हैं, अब इसका ही हम इस्तेमाल करेंगे। हम देखो, यदि आपसे कहा जाए कि यहां पर मेरे पास सपोज 3 मास रखे हुए हैं, ये भी मास m है, ये भी मास m है, ये भी मास m है। ये रखा हुआ है पॉइंट A पर, ये रखा हुआ है पॉइंट B पर, ये रखा हुआ है पॉइंट C पर। 3 मास रखे हैं, सबका कितना मास है, m। और ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर रखे हुए हैं।
तो पॉइंट ए पर जो मास रखा है इस पर लगने वाले टोटल फोर्स की वैल्यू क्या होगी। न्यूटन जी कहते हैं कि इस दुनिया में अगर 2 पॉइंट मास कहीं भी रखे हों तो एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर G m1 m2 अपॉन r²। इसकी डायरेक्शन किधर को होती है, उन दोनों मासेस को मिलाने वाली डायरेक्शन के अलॉन्ग होती है। अब देखो हमको पता लगाना है कि इस ए वाले पॉइंट पर जो मास रखा है इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा। तो इस पर फोर्स एक ये वाला मास लगा रहा होगा और एक ये वाला मास लगा रहा होगा। ये वाला मास इसे इधर खींचेगा और ये वाला मास इसे इधर खींचेगा। इसका नाम मान लेते हैं हम F1, इसका नाम मान लेते हैं F2। ठीक, F1 किसके बीच लग रहा है, A और B के बीच, F2 A और C के बीच। तो F1 की वैल्यू की बात करेंगे तो G m1 इंटू m2 दोनों ही कैसे कैसे हैं mm, तो m इंटू m करेंगे तो अपॉन बीच के गैप का स्क्वायर, यहाँ पे आपका L है तो ये हो जाएगा आपका L स्क्वायर। सिमिलरली अब आप F2 की बात करो, G m इंटू m बटे दोनों बराबर आ गए। ठीक, तो इस बड़ी सी वैल्यू को आप कुछ समय के लिए लेट कर लेते हैं हम x, ताकि जहां भी लिखना पड़ेगा हमें इसके स्थान पर x लिख देंगे, बाद में इसको वापस से रिप्लेस कर देंगे। अब देखो ये ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, कितना एंगल होगा ये 60। अब आप ध्यान से देखें तो इस पॉइंट ए पर आपके 2 फोर्स लग रहे हैं और दोनों के बीच में क्या एंगल है 60। ये कुछ स्थिति ऐसी आ गई, ये भी फोर्स आपका x है, ये भी फोर्स आपका x है, ये कितना है 60। इस पर लगने वाला कुल फोर्स कितना होगा, तो उस कुल फोर्स के लिए क्या करना होगा, आपको लगाना पड़ेगा वेक्टर सम का फॉर्मूला। तो इफेक्टिव फोर्स F बराबर p² प्लस q²। इसमें p का काम कर रहा है मान लो कोई सा एक वेक्टर, ये मान लो आप q, तो p² मतलब x², q² का मतलब px² प्लस 2pq cos 60 1/2। ये कट जाएगा इससे, x² और x² कितना हो गया, ये बात से आपका f, यहां से देखो आप x का रूट तो निकल जाएगा आराम से, x√3। अब x क्या माना है, x आपने इसको माना था, पुट कर सकते हैं इसमें हम gm² अपॉन l² इंटू √3। ये जो आप कर रहे हैं ये f क्या है, ये f1 और f2 के वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड। ये आपने लगा दिया इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। 2 फोर्स थे, दोनों को पहले हमने अलग अलग निकाला, उनकी बनाई डायरेक्शन बनाई कैसे कैसे लग रहे हैं, वो बड़ी बड़ी वैल्यू थी तो हमने इसको x कर लिया कंसीडर, तो उसके बाद लगा दिया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जिसमें वेक्टर सम लगा के हमने निकाल लिया नेट फोर्स। तो पॉइंट ए पर जो मास रखा है इस पर कुल कितना फोर्स लग रहा होगा आपका, ये मत कह देना सर 2x, मतलब दोनों को सिंपल जोड़ दो। इनको ऐड करने के लिए आपको वेक्टर सम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। अरे शांत रहो भाई। ठीक, तो यहां से आपका निकल के आएगा आंसर करना, इतना ही फोर्स इस पे भी लग रहा होगा, इतना ही फोर्स आपका इस पर भी लग रहा होगा। ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, इसमें क्या है प्रोसीजर, पहले आप देखेंगे कि आपको किस पॉइंट पर निकालना है नेट फोर्स, उस पर देखेंगे कितने फोर्स लग रहे हैं, सबको बना लेंगे आप, उसके बाद करेंगे सबका वेक्टर। ठीक, चलो एक सवाल और देखते हैं। अब ये आपको लगाना आ गया। अब एक काम करते हैं, हम एक स्क्वायर ले लेते हैं। यहां रख लो आप एक कैपिटल M, यहां स्मॉल m है, यहां पर भी स्मॉल m है, यहां पर भी स्मॉल m है। तो अगर ये स्क्वायर है कि साइड मान लो A, तो बताइए कैपिटल M वाले मास पर कुल कितना फोर्स लग रहा होगा। इसमें सबसे पहला काम आपका होगा ये देखना कि इस पर फोर्स कौन कौन सा मास लगा रहा होगा।
तो इस पर ये वाला मास है, ये इसे इधर खींचेगा, इसको ये वाला इधर खींचेगा और ये वाला इसे इधर खींचेगा। तो नाम रख दो इनका F1, F2 और F3। अब सबसे पहला काम, आपको F1, F2, F3 की वैल्यूज भी पता होनी चाहिए। तो F1, F2, F3 की वैल्यू देख लो। वैल्यू ऑफ F1, ये जो फोर्स है वो इन दोनों के बीच का है। तो भाई देखो F1 तुम्हारा कितना होगा, G कैपिटल M, M अपने ए स्क्वायर। F2 कितना होगा, G M, M अपॉन ए स्क्वायर। F3 कितना होगा, G M, M अपॉन गैप। इस बार गैप आपका एक रहेगा, ए ये हो गया, ए ये हो गया, ये कितना आ जाएगा, बायोलॉजी पाइथागोरस थ्योरम। इसका करोगे स्क्वायर तो कितना मिलेगा आपको, 2h²। अब एक काम करो, आप इस वैल्यू को कुछ समय के लिए आप एक्सपेक्ट कर लो, ये भी x हो जाएगी, ये कितनी बचेगी, x/2। अब यदि आप पॉइंट M को ध्यान से देखते हैं, कैपिटल M वाले मास को, तो इस वाले पॉइंट पर आपके 3 फोर्स लग रहे हैं। ये है आपका F1, ये है आपका F2, ये है आपका, इसकी वैल्यू x मान लिया आपने, इसको भी x, इसको कर लिया x/2। अब इस केस में आपके 3 फोर्स है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए अब क्या करेंगे, तीनों करना पड़ेगा आपको वेक्टर सम। अब लॉ जो है जोड़ने का वो एक बार में ऐड करता है 2 फोर्सेस, यहाँ पे आ गए 3। तो पहले हम एक काम करेंगे, इन्हीं 2 को जोड़ लेते हैं पहले। तो F1 और F2 को जोड़ लेते हैं पहले। ठीक, जब आप इसको जोड़ोगे, F1 प्लस F2 का निकालोगे मैग्नीट्यूड, ये कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ F1² कितना है, x माना गया है, x² प्लस F2 प्लस 2x cos 90। F1 और F2 के बीच एंगल कितना है, 90। तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है। ये बनकर के आपका आया x² प्लस x² मतलब इसका आ गया x √2 x²। ये आपका आ गया x √2। अब ये जो x √2 है वो किस किस का सम है, F1 और F2 का। दोनों कैसे है, बराबर। हवा मत करिए, देखो कई बार तू लोग चुप कर सके, शांति से बैठो। अब एक बात देखो, यदि एक ऑब्जेक्ट है, इधर भी फोर्स F लग रहा है, इधर भी फोर्स F लग रहा है, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आएगा। देखो इस पे आप इसको कन्वर्ट कर दो पैरेललोग्राम में, ये भी F, ये भी F, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी, ये बनेगा इसका डायगोनल। ये बिल्कुल ऐसे हो गया स्क्वायर जैसा। स्क्वायर का जो होता है डायगोनल, वो एंगल को करता है बाइसेक्टर। मतलब इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ठीक बीच में होगा, नहीं होगा। तो इन दोनों का जो वेक्टर सम किया है हमने, उसका जो डायरेक्शन होगी ठीक बीच में होगी, मतलब ये भी ठीक बीच में जा रहा है। यानी ये जो है ये F1 और F2 का वेक्टर सम है, ये जोड़ना है मुझे किसके साथ, तो मैं इसको और इसको तो पहले मैं जोड़ चुका हूं ना पर F2 को। तो अब इसका जो वेक्टर सम है वो जोड़ना है मुझे किसके साथ, F3 के साथ। अच्छा, इसके और इसके बीच क्या एंगल है, 0, दोनों सिमिलर आ रहे हैं। अब ये आप मान लो कुछ समय के लिए F4 निकल के आ गया साहब, चलो इसका सम मैंने क्या मान लिया, F4 जोड़ना है मुझे किसके साथ, F3 के साथ। तो जोड़ दीजिए, जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, दोबारा लगाना पड़ेगा वेक्टर सम। तो F नेट निकल के आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ F4 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना आएगा, 2x², रूट का मतलब इसका हो जाएगा, प्लस F3 का स्क्वायर कितना,
एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 F1 ठीक प्लस F1 और F2 मतलब इसका आ गया, इसका कितना निकाला आपने, निकाल लिया, इसका आ गया आपका x बाई इंटू एक्स बाई 2 इंटू और 0। क्या कर रहे हैं ये? तो देखो भाई ये किसका स्क्वायर है, इसका मतलब इनके दोनों के सम का p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 0। क्यों आया 0? क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है 0 है। वैल्यू कितनी होती है इसकी 1। सॉल्व करेंगे इसको, लेकिन सॉल्व इसको आप ऐसे मत करना जो मैंने दिखाया है। इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, देखो सिंपल सा तरीका लाएंगे हम। यदि हमारे पास ये वेक्टर p है, ये वेक्टर मेरे पास q है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री है, दोनों एक लाइन में चल रहे हैं ना, तो उनका सम करके देखो आप, r बराबर p स्क्वायर प्लस 2pq cos 0 पूरा क्या बन गया ये, इससे कट जाएगा ये, क्या बचेगा ये। आप देखो ना केवल जब दो वेक्टर अगर एक ही लाइन में चल रहे हैं और हमें उनका करना है वेक्टर सम, तो हम ये ना लगा करके फॉर्मूला क्या लगा देंगे, उनको सिंपल सम कर देंगे। इसको सॉल्व करोगे तब भी यही आएगा। इतना बड़ा ना करके हम क्या कर देते हैं, दोनों का सिंपल सम कर देते हैं। सिंपल सम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगा कर देख लिया है फॉर्मूला, वो इतने ही बन करके आ रहा है। यदि दो वेक्टर आपके एक ही लाइन में चल रहे हैं तो आप उनका वेक्टर सम करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। तो मुझे किसके को सिंपली ऐड करना है, F4 को और F3 को। वैल्यू ऑफ F4 इज x√2 प्लस वैल्यू ऑफ F3 इज x/2। ये कितना बना, x हमको ले लीजिए √2 प्लस 1/, ये बन जाएगा आपका। ये आया इस पे लगने वाला कुल फोर्स। तो ये बात हम रखना आप। यदि एक बात और देखो, चलो जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 है तो क्या करेंगे आप, सिंपल सम कर देंगे। यदि इनके बीच का एंगल 180 डिग्री होता तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 180 का वैल्यू होता है -1, वो से क्या कर देगा, ये क्या बन जाएगा, का बन जाएगा होल स्क्वायर। तो रूट से रूट उसका कट जाएगा आपका, ये कर देंगे। तो जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री हो और आपको दोनों का वेक्टर सम करना हो तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, बड़े में से छोटे वाले को हटा देंगे। यदि आपको दो जोड़ने हैं वेक्टर और उनके बीच का एंगल 0 डिग्री का है तो आप उन्हें सिंपल सम कर देंगे। यदि कोई और एंगल है बाय चांस तो आपको फिर दोबारा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो अब एक सवाल हम और देख लेते हैं, शेष अभी आप इन दोनों बातों को भाई नोट कर लेना, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। M मास M एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक। तो इसके सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है एक मास M, इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा। तो सबसे पहला काम आप फिर देखो कि इस पर कौन कौन से मास फोर्स लगा रहे होंगे, तीनों लगा रहे होंगे, एक इधर लग रहा होगा, एक इधर लग रहा होगा, एक इधर लग रहा होगा। ये भी स्मॉल m और m के बीच में है, ये भी स्मॉल m और इसके बीच में, ये भी इसके बीच में है। क्या ये गैप अलग अलग होगा कि सेम होगा, इसको मान लें कुछ हम x, तो इसका नाम मान लो आप F1, इसका नाम मान लो आप F2, इसका नाम मान लो आप F1 कितना निकल के आएगा
जी एम एम अपॉन इतना ही क्या आएगा, इतना ही क्या आएगा, सब सेम आ रहे हैं। इस वैल्यू को कुछ टाइम के लिए हम क्या मान लें, एक्स तो मैंने कुछ और मान लिया, ठीक, ये मान लेते। चलो अब मुझे बताना है कि इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा। तो ये अगर मैं इस तरह बनाऊं, ये भी मेरा फोर्स ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। फोर्स की बात करती है इस बार। ये कितना एंगल होगा जी, ये पूरा कितना एंगल होता है 60 डिग्री। ये कितना हो गया 30 सम कितना हो गया, ये कितना बचा, ये भी कितना आएगा, ये भी कितना आएगा 1/2। अब 3 फोर्स मेरे पास आ गए, लेकिन वेक्टर सम कर सकते हैं एक बार 2 का। तो पहले कौन से को सॉल्व करें, चलो इनको सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं, ये है मेरा F1, ये है मेरा F2, ये है मेरा, पहले मैं F2 और F3 का सम करके देखता हूं। इसको निकालना पड़ेगा। F2 और F3 वैल्यू क्या है इसकी, ये मान रखी है a स्क्वायर प्लस फिर a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू a इंटू cos 120 की वैल्यू माइनस हाफ। ये वैल्यू किसकी है, cos 120 की। इस 2 से कट जाएगा ये वाला 2 माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आपस में कट गए, क्या बचा a। मतलब F2 और F3 का सम भी a ही आ रहा है। दूसरी बात देखो, दोनों की वैल्यू कैसी है, बराबर है। इनका जो सम आएगा वो कहां जाएगा, ठीक बीच में जाएगा, नहीं जाएगा। यहां से एक बात और देखो, ये भी फोर्स कितना था a, ये भी कितना है a, बीच में सम कितना है, सॉरी एंगल कितना है 120, तो सम भी कितना निकल के आया। ये बात लिख लो, यदि 2 इक्वल वेक्टर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री है तो उनका वेक्टर सम भी उनके बराबर ही आएगा। 2 वेक्टर यदि इक्वल है और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है तो उनका वेक्टर सम भी उन्हीं वेक्टर के बराबर आएगा। ठीक है, अगली बार से हम डायरेक्ट कर देंगे, ये ए ये भी ए, बीच में एंगल 120, सम कितना उनके बराबर। अब मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया है, इनका काम खत्म। अब देखो जी, अब मेरे पास 2 फोर्स हो गए, एक तो हो गया ये वाला, एक ये वाला, बीच में कितना एंगल है। जब 2 वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री हो और मुझे दोनों का सम पता करना हो तो क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। दोनों बराबर के हो गए, a माइनस a 0। यहां पर आपका नेट फोर्स अब मैं निकालूंगा पूरा, F1 प्लस F2 प्लस का वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड कितना निकल के आया 0। मतलब यहां पर रखे हुए मास पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा होगा, क्योंकि जितना ये उतना ये उतना ये, एंगल 120 डिग्री का है तो सम इसके बराबर आएगा, वो आपस में मार दो। ठीक, चलो ये बात पल्ले पड़ गई नहीं पड़ी। चलो अब एक काम करते हैं। अब मेरे पास एक सपोज ये हेक्सागन बना लेते हैं। ये रेगुलर हेक्सागन है, कैसा है, मतलब क्या है, इसकी हर साइड बराबर की उसे बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन। अगर ये होता रेगुलर पेंटागन तो 5 साइड कैसे होती, बराबर होती। सेंटर पे रखा हुआ है एक मास m, इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा जी। अब सोच कर देखो, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा इसका तो आपको। चूंकि सेंटर में है तो ये डिस्टेंस और ये कैसे होगी, यही से काम खींचेगा, ये वाला दोनों इक्वल पॉइंट हो गए, कितना बनना है बीच में एंगल, ऐड करेंगे तो डायरेक्ट 0। अच्छा, इसका और इसका निकाल कर देखो, इसका इसका नो फोर्स, इसमें भी नो फोर्स आया। यदि ये होता पेंटागन बराबर डिस्टेंस वाला 0 आया था। अब एक काम करो, अगर मेरे पास एक सर्कल शेप में कोई मास है,
एक रिंग शेप में मैंने किसी तार को बेंड कर दिया, इसके सेंटर पे मैंने एक मास रख दिया, इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा? 0। देखो 0 कैसे आया? आप एक छोटा सा एलिमेंट्री मास यहाँ मान लेंगे, इसका फोर्स कितना लग रहा होगा? यहाँ भी तो होगा मास, वो खींचेगा, इसको ये इधर खींचेगा, इसके रिवर्स मौजूद है, ये भी खींचेगा, इधर भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, सब कैसे हो जाएगा उसमें? तो यहां से एक बात सिद्ध होती है इस वाले सवाल से, इससे और इससे। यदि कोई मेरे पास m मास रखा हुआ है, m, इसके और पास कुछ मास रखे हैं, लेकिन वो मास कैसे रखे हुए हैं? इससे बराबर बराबर दूरी पर है और वो मास भी आपस में बराबर दूरी पर है। दो बातें हैं। क्या बातें हैं? इस सेंटर वाले मास से भी बराबर दूरी पर है और आपस में भी बराबर दूरी पर है। एक बिल्कुल रेगुलर फ्रेम बन के आ जाएगा आपका। तो इस पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? 0। देखो इससे अगर ये भी x है ना, ये भी x, ये भी कितनी आ रही होगी? क्यों बनेगी? क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 बनेंगे ट्रायंगल। वो 6 के 6 कैसे होंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, क्योंकि सबका सम ये होता है 360 डिग्री, 60 60 और 60। जो मैंने बताया है, ये एक मास है, इससे बराबर दूरी पे मास हो हर तरफ यूनिफॉर्मली, और उनके बीच का गैप कैसा हो? बराबर, तब कितना फोर्स आएगा? 0। अच्छा चलो, ये भी 2m कर दूं, 2m कर दूं, कितना फोर्स आएगा? बराबर हो गया ना, 0 हो जाएगा। ये भी 3m कर दूं, 3m कर दूं, ये 4m कर दूं, इससे क्या बात सिद्ध हो गई? यदि किसी एक मास m के और पास सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिकल मतलब एक जैसा बराबर, जितना मास ये है उतना मास ये है, बराबर हो गया तो कट जाएंगे। जितना मास ये इधर को है उतना ही ठीक नीचे है, जितना मास ये है उतना ही इसके ठीक रिवर्स में है। तो ये है फाइनल आंसर इस चीज का। यदि किसी एक मास के और पास सिमेट्रिकल मास का डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस सेंटर वाले मास पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। ना पल्ले पड़ी, पल्ले पड़ गई। चलो अब एक सवाल छोटा सा और देख लेते हैं। जैसे ये एक ट्रायंगल है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यदि मैं सेंट्रल मास रख दूं तो इस पर कितना फोर्स आएगा? 0। चलो ध्यान देते हैं। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एक मास रखा हुआ यहाँ पर बेस के सेंटर में, इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा? अब तो फोर्स 0 आएगा, क्योंकि मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल। अच्छा, इस पॉइंट के और पास कितने मास सिमेट्रिकल आपको दिखाई दे रहे हैं? तो उनकी वजह से 0 होगा। मतलब ना तो मुझे इसका निकालना है ना मुझे इसका निकालना है, क्योंकि जितना मास ये तक खींचेगा उतना ही ये आपस में दोनों मर गए। केवल कितना बचा? कौन बचा? ये वाला बचा। तो इसका निकालना पड़ेगा आपको। जितने भी आपको सिमेट्रिकल दिखाई दे रहे हैं उनको तो आप हटाएंगे। अब बच्चा कौन सा आपका? F। तो ये F निकालने के लिए F बराबर G M1 M2 बटे R स्क्वायर। अच्छा चलो, M1 की वैल्यू क्या है? M। M2 की वैल्यू कितनी है? गैप कितना है? F तो फोर्स है। L ये हो गया, L ये हो गया, L ये कितना आ जाएगा? L2। देखो अब तुम सही से बोला करो, बड़े बच्चे हो गए हो, 11 में आ गए हो, साइंस वाले बच्चे। ये कितना हो जाएगा? L/2 L/2। ये L ये L/2 ये आएगा 90 डिग्री। क्या लगाओगे? पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। तरीका है, लगा सकते हैं, या आप एक काम कर सकते हो, इधर देखो, मेरे पास जानते हैं यदि ये x है, ये एंगल थीटा का है,
ये कितना हो जाता है x cos थीटा, ये कितना हो जाता है x, ये हो जाता है। तो बिना पाई का पता लगा सकते हैं कि आपको एंगल पता है। तो इधर देखो, अब ये कितने का एंगल है 30, ये L है, ये कितना हो जाएगा लंबाई L cos 30, मतलब L वैल्यू ऑफ cos 30 इज √3/2 into L, ये हो जाएगा L into √3/2 का कितना बचेगा 4gm स्क्वायर बाई 3L का, ये बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका इस पे लगने वाला नेट फोर्स। ठीक, तो ये कहानी थी जिसकी सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स। कुल फोर्स निकालने के लिए पहले सारे फोर्स देख लो, फिर सॉल्व कर दो वेक्टर सम, कौन कौन से काटने हैं वो समझ में आ गया आपको बात, जो सिमेट्रिकल में आ रहे हो, कहां पर 4 0 होगा, कहां पर निकल के आएगा, सारी बातें आपने देख लो। ठीक, चलिए।